हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल आरंभ क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी 360 डिग्री के हिस्ट्री के क्वेश्चंस का डिस्कशन आपके साथ करेंगे। इस बुक में क्लास 6 से लेकर 12 तक एनसीईआरटी हिस्ट्री के सभी चैप्टर्स के पेज बाय पेज क्वेश्चंस दिए हुए हैं। तो बिना देर किए चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। क्लास 12 के चैप्टर 7 तक के क्वेश्चंस का डिस्कशन हम लोगों ने इस सीरीज़ के प्रीवियस पार्ट में कर लिया है। आज हम लोग उसके आगे के क्वेश्चंस का डिस्कशन आपके साथ करेंगे। आगे के प्रश्न चैप्टर 8 किसान, जमींदार और राज्य, कृषि समाज और मुगल साम्राज्य से संबंधित है। पहला प्रश्न है, 16वीं-17वीं सदी के दौरान हिंदुस्तान की कितनी प्रतिशत जनसंख्या गाँव में रहती थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 85%। 16वीं-17वीं सदी के दौरान हिंदुस्तान में करीब 85% लोग गाँव में रहते थे। छोटे खेतिहर और भूमि हर संभ्रांत दोनों ही कृषि उत्पादन से जुड़े हुए थे और दोनों ही फसल के हिस्सों के दावेदार थे। इससे उनके बीच सहयोग, प्रतियोगिता और संघर्ष के रिश्ते बने। खेती से जुड़े इन तमाम रिश्तों के ताने बाने से गांव का समाज बनता था। अगला प्रश्न है, 16वीं-17वीं सदी में मुगल राज्य अपनी आमदनी का बड़ा हिस्सा किस स्रोत से प्राप्त करता था? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, कृषि उत्पादन से। इनमें सबसे महत्वपूर्ण मुगल राज्य था जो अपनी आमदनी का बहुत बड़ा हिस्सा कृषि उत्पादन से उगाता था। अगला प्रश्न है, 16वीं और 17वीं शताब्दी के कृषि इतिहास को समझने का मुख्य स्रोत क्या था? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, मुगल दरबार के ग्रंथ और दस्तावेज। चूंकि किसान अपने बारे में खुद नहीं लिखा करते थे, इसीलिए ग्रामीण समाज के क्रियाकलापों की जानकारी हमें उन लोगों से नहीं मिलती जो खेतों में काम करते थे। नतीजतन 16वीं और 17वीं सदियों के कृषि इतिहास को समझने के लिए हमारे मुख्य स्रोत वे ऐतिहासिक ग्रंथ व दस्तावेज हैं जो मुगल दरबार की निगरानी में लिखे गए थे। अगला प्रश्न है, आईने अकबरी किसके द्वारा लिखा गया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, अबुल फजल द्वारा। सबसे महत्वपूर्ण ऐतिहासिक ग्रंथों में से एक आईने अकबरी, जिसे अकबर के दरबारी इतिहासकार अबुल फजल ने लिखा था। अगला प्रश्न है, आईने अकबरी का मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, अकबर के साम्राज्य का एक संगठित खाका पेश करना। आइन का मुख्य उद्देश्य अकबर के साम्राज्य का एक ऐसा खाका पेश करना था जहां एक मजबूत सत्ताधारी वर्ग सामाजिक मेल जोल बनाकर रखता था। अगला प्रश्न है, मुगल काल के भारतीय फारसी स्रोत किसानों के लिए किन किन शब्दों का इस्तेमाल होता था? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से सभी। रैयत, आसामी और मुजरियान। मुगल काल के भारतीय फारसी स्रोत किसान के लिए आमतौर पर रैयत या मुजरियान शब्द का इस्तेमाल करते थे। साथ ही किसान या आसामी जैसे शब्द भी मिलते हैं। अगला प्रश्न है, मुगल काल में खुद काश्त व पाही काश्त क्या थे? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, किसानों के प्रकार। मुगल काल में दो किस्म के किसानों की चर्चा है, खुद काश्त व पाही काश्त। पहले किस्म के किसान वे थे जो उन्हीं गांवों में रहते थे जिनमें उनकी जमीन थी। दूसरे वे खेतिहर थे जो दूसरे गांवों से ठेके पर खेती करने आते थे। लोग अपनी मर्जी से भी पाही काश्त बनते थे और मजबूरन भी। अगला प्रश्न है, आईने अकबरी में किस फसल का उल्लेख नहीं किया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, तंबाकू का।
तंबाकू का प्रसार। यह पौधा सबसे पहले दक्कन पहुंचा और वहां से 17वीं सदी के शुरुआती वर्षों में इसे भारत लाया गया। आईने अकबरी में उत्तर भारत की फसलों की सूची में तंबाकू का जिक्र नहीं करती है। अगला प्रश्न है, अकबर और उसके अभिजातों ने पहली बार तंबाकू कब देखा? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 1604 में। अकबर और उसके अभिजातों ने 1604 में पहली बार तंबाकू देखा। ऐसा लगता है कि इसी समय तंबाकू का धूम्रपान करने की लत ने जोर पकड़ा। जहांगीर इस बुरी आदत के फैलने से इतना चिंतित हुआ कि उसने इस पर पाबंदी लगा दी। अगला प्रश्न है, मुगल प्रांत आगरा में कुल कितनी प्रकार की फसलें उगाई जाती थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 39। मुगल प्रांत आगरा में 39 किस्म की फसलें उगाई जाती थी, जबकि दिल्ली प्रांत में 43 फसलों की पैदावार होती थी। बंगाल में सिर्फ चावल की 50 किस्में पैदा होती थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस फसल को मुगल राज्य में जिन्स कामिल के नाम से जाना जाता था? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, ए और बी दोनों, कपास और गन्ने। कपास तथा गन्ने जैसी फसलें बेहतरीन जिन्स ए कामिल थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस जाति को 17वीं सदी में राजपूत होने का दावा करते हुए दिखाया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, गौरव समुदाय। 17वीं सदी में राजपूत होने का दावा वृंदावन के इलाके में गौरव समुदाय ने किया। बावजूद इसके कि वे जमीन की जुताई के काम में लगे थे, पशुपालन और बागवानी में बढ़ते मुनाफे की वजह से अहीर, गुज्जर और माली जैसी जातियां सामाजिक सीढ़ी में ऊपर उठी। अगला प्रश्न है, गांव की पंचायत के मुखिया को किस नाम से जाना जाता था? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, मुकद्दम। पंचायत का सरदार एक मुखिया होता था जिसे मुकद्दम या मंडल कहते थे। कुछ स्रोतों से ऐसा लगता है कि मुखिया का चुनाव गांव के बुजुर्गों की आम सहमति से होता था और इस चुनाव के बाद उन्हें इसकी मंजूरी जमींदार से लेनी पड़ती थी। अगला प्रश्न है, अंग्रेजी शासन के शुरुआती वर्षों में गांवों के सर्वेक्षण तथा मराठाओं के दस्तावेजों से क्या पता चलता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, गांवों में दस्तकार बड़ी संख्या में रहते थे। अंग्रेजी शासन के शुरुआती वर्षों में किए गए गांवों के सर्वेक्षण और मराठाओं के दस्तावेज बताते हैं कि गांवों में दस्तकार काफ़ी अच्छी तादाद में रहते थे। कहीं कहीं तो कुल घरों के 25% घर दस्तकारों के थे। अगला प्रश्न है, महाराष्ट्र में दस्तकारों को जो जमीन दी जाती थी उसे क्या कहा जाता था? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, मिरास या वतन। महाराष्ट्र में ऐसी जमीन दस्तकारों की मिरास या वतन बन गई जिस पर दस्तकारों का पुश्तैनी अधिकार होता था। अगला प्रश्न है, 18वीं सदी में दस्तकारों और खेतिहर परिवारों के बीच होने वाले विनिमय को किस नाम से जाना जाता था? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, जजमानी। जहां दस्तकार और हरेक खेतिहर परिवार परस्पर बातचीत करके अदायगी की किसी एक व्यवस्था पर राजी होते थे। ऐसे में आमतौर पर वस्तुओं और सेवाओं का विनिमय होता था। उदाहरण के तौर पर 18वीं सदी के स्रोत बताते हैं कि बंगाल के जमींदार उनकी सेवाओं के बदले लोहारों, बढ़ई और सुनारों तक को रोज का भत्ता और खाने के लिए नकदी देते थे। इस व्यवस्था को जजमानी कहते थे। अगला प्रश्न है, 19वीं सदी के कुछ अंग्रेज अफसरों ने भारतीय गांवों को किस रूप में देखा? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, छोटे गणराज्य। ग्रामीण समुदाय की अहमियत को हम कैसे समझें? 19वीं शताब्दी के कुछ अंग्रेज अफसरों ने भारतीय गांवों को एक छोटे गणराज्य के रूप में देखा, जहां लोग सामूहिक स्तर पर भाईचारे के साथ संसाधनों और श्रम का बंटवारा करते थे।
अगला प्रश्न है, 17वीं सदी में भारत आए फ्रांसीसी यात्री का नाम क्या था? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, जिया बैप्टिस्ट तेवर्नियर। 17वीं सदी में फ्रांसीसी यात्री जिया बैप्टिस्ट तेवर्नियर को यह बात उल्लेखनीय लगी कि भारत में वे गांव बहुत ही छोटे कहे जाएंगे जिनमें मुद्रा की फेर बदल करने वाले, जिन्हें सराफ कहते हैं, न हो। एक बैंकर की तरह सराफ हवाला भुगतान करते हैं, अपनी मर्जी के मुताबिक पैसे के मुकाबले रुपए की कीमत बढ़ा देते हैं और कौड़ियों के मुकाबले पैसे की। अगला प्रश्न है, मध्यकालीन में समाज में महिलाओं को महत्वपूर्ण संसाधन क्यों माना जाता था? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, उनकी प्रजनन क्षमता के कारण। बच्चे पैदा करने की अपनी काबिलियत की वजह से महिलाओं को महत्वपूर्ण संसाधन के रूप में देखा जाता था। फिर भी शादीशुदा महिलाओं की कमी थी, क्योंकि कुपोषण, बार बार मां बनने और प्रसव के वक्त मौत की वजह से महिलाओं में मृत्यु दर बहुत ज़्यादा था। इससे किसान और दस्तकार समाज में ऐसे सामाजिक रिवाज पैदा हुए जो संभ्रांत समूहों से बहुत अलग थे। अगला प्रश्न है, 16वीं शताब्दी में बंगाली कविता चंडी मंगल किसके द्वारा लिखा गया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, मुकुंद राम चक्रवर्ती। 16वीं सदी में मुकुंद राम चक्रवर्ती की लिखी एक बंगाली कविता चंडी मंगल है। कविता के नायक काल सेतु ने जंगल खाली करवा के एक साम्राज्य की स्थापना की। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में अहोम वंश का शासन था? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, असम में। असम में अहोम राजाओं के अपने पायक होते थे। ये वे लोग थे जिन्हें जमीन के बदले सैनिक सेवा देनी पड़ती थी। अहोम राजाओं ने जंगली हाथी पकड़ने पर अपने एकाधिकार का ऐलान भी कर रखा था। अगला प्रश्न है, मुगल काल के दौरान मिल्कियत शब्द का अर्थ निम्नलिखित में से कौन सा था? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, जमींदारों की निजी भूमि। जमींदारों की समृद्धि की वजह थी उनकी विस्तृत व्यक्तिगत जमीन। इन्हें मिल्कियत कहते थे, यानी संपत्ति। मिल्कियत जमीन पर जमींदार के निजी इस्तेमाल के लिए खेती होती थी। अक्सर इन जमीनों पर दिहाड़ी के मजदूर या पराधीन मजदूर काम करते थे। जमींदार अपनी मर्जी के मुताबिक इन जमीनों को बेच सकते थे, किसी और के नाम कर सकते थे या उन्हें गिरवी रख सकते थे। अगला प्रश्न है, अबुल फजल के अनुसार ग्रामीण समाज पर किसका ठोस नियंत्रण था? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, ऊंची जातियों के ब्राह्मण राजपूत गठबंधन का। अबुल फजल इस ओर इशारा करता है कि ऊंची जाति के ब्राह्मण राजपूत गठबंधन ने ग्रामीण समाज पर पहले से ही अपना ठोस नियंत्रण बना रखा था। इसमें तथाकथित मध्यम जातियों की भी खासी नुमाइंदगी थी। अगला प्रश्न है, मुगल साम्राज्य की आर्थिक बुनियाद क्या थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, कृषि उत्पादन से मिलने वाला राजस्व। जमीन से मिलने वाला राजस्व मुगल साम्राज्य की आर्थिक बुनियाद थी। इस कारण से कृषि उत्पादन पर नियंत्रण रखने के लिए और तेजी से फैलते साम्राज्य में तमाम इलाकों में राजस्व आकलन व वसूली के लिए यह जरूरी था कि राज्य एक प्रशासनिक तंत्र खड़ा करे। दीवान, जिसके दफ्तर पर पूरे राज्य की वित्तीय व्यवस्था की देखरेख की जिम्मेदारी थी, इस तंत्र में शामिल था। इस तरह हिसाब रखने वाले और राजस्व अधिकारी खेती की दुनिया में दाखिल हुए और कृषि संबंधों को शक्ल देने में एक निर्णायक ताकत के रूप में उभरे। अगला प्रश्न है, मुगल प्रशासन में वित्तीय व्यवस्था की देखरेख की जिम्मेदारी किसके पास थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, दीवान। यह जरूरी था कि राज्य एक प्रशासनिक तंत्र खड़ा करे। दीवान, जिसके दफ्तर पर पूरे राज्य की वित्तीय व्यवस्था की देखरेख की जिम्मेदारी थी, इस तंत्र में शामिल था। इस तरह हिसाब रखने वाले और राजस्व अधिकारी खेती की दुनिया में दाखिल हुए
और कृषि संबंधों को शक्ल देने में एक निर्णायक ताकत के रूप में उभरे। अगला प्रश्न है, अकबर ने अमील गुजार को कर वसूली करते समय क्या प्राथमिकता देने का निर्देश था? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, नकद भुगतान को प्राथमिकता लेकिन फसलों में भुगतान की अनुमति। अमील गुजार या राजस्व वसूल करने वालों के कामों की सूची में अकबर ने यह हुक्म दिया कि जहां उसे कोशिश करनी चाहिए कि खेतिहर नकद भुगतान करें, वहीं फसलों में भुगतान का विकल्प भी खुला रहे। राजस्व निर्धारित करते समय राज्य अपना हिस्सा ज़्यादा से ज़्यादा रखने की कोशिश करता था, मगर स्थानीय हालात की वजह से कभी कभी सचमुच में इतनी वसूली कर पाना संभव नहीं हो पाता था। अगला प्रश्न है, अकबर के शासनकाल में जमीन की नपाई के आंकड़े किसने संकलित किया? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, अबुल फजल। अकबर के शासनकाल में अबुल फजल ने आईने में ऐसी जमीनों के सभी आंकड़ों को संकलित किया है। अगला प्रश्न है, 1665 ईस्वी में औरंगजेब ने अपने राजस्व कर्मचारियों को क्या निर्देश दिया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, हर गांव में खेतिहरों की संख्या का सालाना हिसाब रखना। जमीनों के सभी आंकड़ों को संकलित किया गया। उसके बाद के बादशाहों के शासनकाल में भी जमीन की नपाई के प्रयास जारी रहे। मसलन 1665 ईस्वी में औरंगजेब ने अपने राजस्व कर्मचारियों को स्पष्ट निर्देश दिया कि हर गांव में खेतिहरों की संख्या का सालाना हिसाब रखा जाए। अगला प्रश्न है, मुगल काल में पोलस जमीन किसे कहा जाता था? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, जो कभी खाली नहीं छोड़ी जाती थी। पोलस वह जमीन है जिसमें एक के बाद एक हर फसल की सालाना खेती होती है और जिसे कभी खाली नहीं छोड़ा जाता है। परोती वह जमीन है जिस पर कुछ दिनों के लिए खेती रोक दी जाती है ताकि वह अपनी खोई ताकत वापस पा सके। चच्चर वह जमीन है जो 3 या 4 वर्षों तक खाली रहती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन मुगल काल में वह भूमि का प्रकार था जिसे 3-4 वर्षों तक बिना खेती के छोड़ दिया जाता था? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, चचर। चचर वह जमीन है जो 3 या 4 वर्षों तक खाली रहती है। बंजर वह जमीन है जिस पर 5 या उससे ज़्यादा वर्षों से खेती नहीं की गई हो। अगला प्रश्न है, पोलज, परती, चचर व बंजर भूमि के प्रकार किस काल से संबंधित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, मुगल काल। पोलज वह जमीन है जिसमें एक के बाद एक हर फसल की सालाना खेती होती है और जिसे कभी खाली नहीं छोड़ा जाता है। परोती वह जमीन है जिस पर कुछ दिनों के लिए खेती रोक दी जाती है ताकि वह अपनी खोई ताकत वापस पा सके। चचर वह जमीन है जो 3 या 4 वर्षों तक खाली रहती है। बंजर वह जमीन है जिस पर 5 या उससे ज़्यादा वर्षों से खेती नहीं की गई हो। पहले 2 प्रकार की जमीन की 3 किस्में हैं, अच्छी, मध्यम और खराब। वे हर किस्म की जमीन के उत्पादन को जोड़ देते हैं और इसका तीसरा हिस्सा मध्यम उत्पाद माना जाता है, जिसका 1/3 हिस्सा शाही शुल्क माना जाता है। पोलस, परती, चचर व बंजर भूमि के प्रकार मुगल काल से संबंधित है। अगला प्रश्न है, मुगल प्रशासनिक व्यवस्था का शीर्ष तंत्र कौन सा था? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, मनसबदारी। मुगल कालीन व्यवस्था के शीर्ष पर एक सैनिक नौकरशाही तंत्र मनसबदारी थी, जिस पर राज्य के सैनिक व नागरिक मामलों की जिम्मेदारी थी। अगला प्रश्न है, मुगल साम्राज्य में चांदी के बहाव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, भारत से निर्यात होने वाली वस्तुओं का भुगतान करने के लिए एशिया में भारी मात्रा में चांदी आई। दूसरा है, 16वीं से 18वीं सदी के बीच भारत में धातु मुद्रा, खासकर चांदी के रुपयों की उपलब्धि में अच्छी स्थिरता बनी रही। तीसरा है, इटली के एक मुसाफिर जोवान्नी कारेरी, जो लगभग 1690 में भारत से होकर गुजरा था। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सत्य है?
इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, पहला, दूसरा और तीसरा। तीनों कथन सही है। भारत से निर्यात होने वाली वस्तुओं का भुगतान करने के लिए एशिया में भारी मात्रा में चांदी आई। इस चांदी का एक बड़ा हिस्सा भारत की तरफ खींच गया। यह भारत के लिए अच्छा था क्योंकि यहाँ चांदी के प्राकृतिक संसाधन नहीं थे। नतीजतन 16वीं से 18वीं सदी के बीच भारत में धातु मुद्रा, खासकर चांदी के रुपयों की उपलब्धि में अच्छी स्थिरता बनी रही। इसके साथ ही एक तरफ तो अर्थव्यवस्था में मुद्रा संचार और सिक्कों की ढलाई में अभूतपूर्व विस्तार हुआ, दूसरी तरफ मुगल राज्य को नकदी कर उगाहने में आसानी हुई। इटली के एक मुसाफिर जोवानी कारेरी, जो लगभग 1690 ईस्वी में भारत से होकर गुजरा था, ने इस बात का बड़ा सजीव चित्र पेश किया कि किस तरह चांदी तमाम दुनिया से होकर भारत पहुंचती थी। उसी से हमें यह भी पता चलता है कि 17वीं सदी के भारत में बड़ी अद्भुत मात्रा में नकद और वस्तुओं का आदान प्रदान हो रहा था। अगला प्रश्न है, आईने अकबरी कितनी बार संशोधित की गई थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 5 बार। आईने अकबरी आंकड़ों के वर्गीकरण के एक बहुत बड़े ऐतिहासिक और प्रशासनिक परियोजना का नतीजा थी, जिसका जिम्मा बादशाह अकबर के हुक्म पर अबुल फजल ने उठाया था। अकबर के शासन के 42वें वर्ष 1598 ईस्वी में 5 संशोधनों के बाद इसे पूरा किया गया। आईन इतिहास लिखने के एक ऐसे बृहत्तर परियोजना का हिस्सा थी जिसकी पहल अकबर ने की थी। इस परियोजना का परिणाम था। अगला प्रश्न है, आईने अकबरी कितने भागों में विभाजित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 5। आईने अकबरी 5 भागों का संकलन है, जिसके पहले 3 भाग प्रशासन का विवरण देते हैं। मंजिल आबादी के नाम से पहली किताब शाही घर परिवार और उसके रख रखाव से ताल्लुक रखती है। अगला प्रश्न है, आईने अकबरी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, मंजिल आबादी के नाम से पहली किताब शाही घर परिवार और उसके रख रखाव से ताल्लुक रखती है। दूसरा है, दूसरा भाग सिपाह आबादी, सैनिक व नागरिक प्रशासन और नौकरों की व्यवस्था के बारे में है। तीसरा है, तीसरा मुल्क आबादी वह भाग है जो साम्राज्य व प्रांतों के वित्तीय पहलुओं तथा राजस्व की दरों के आंकड़ों की विस्तृत जानकारी देने के बाद 12 प्रांतों का बयान देता है। चौथा है, चौथी और 5वीं किताबें भारत के लोगों के मजहबी, साहित्यिक और सांस्कृतिक रीति रिवाजों से ताल्लुक रखती है। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सत्य है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, उपर्युक्त में से सभी। आईने अकबरी 5 भागों का संकलन है, जिसमें पहले 3 भाग प्रशासन का विवरण देते हैं। मंजिल आबादी के नाम से पहली किताब शाही घर परिवार और उसके रख रखाव से ताल्लुक रखती है। दूसरा भाग सिपाह आबादी, सैनिक व नागरिक प्रशासन और नौकरों की व्यवस्था के बारे में है। इस भाग में शाही अफसरों, विद्वानों, कवियों और कलाकारों की संक्षिप्त जीवनियाँ शामिल हैं। तीसरा मुल्क आबादी वह भाग है जो साम्राज्य व प्रांतों के वित्तीय पहलुओं तथा राजस्व की दरों के आंकड़ों की विस्तृत जानकारी देने के बाद 12 प्रांतों का बयान देता है। इस खंड में सांख्यिकी सूचनाएं समाज का विस्तृत, आकर्षक व पेचीदा चित्र पेश करती हैं। चौथी और 5वीं किताबें भारत के लोगों के मजहबी, साहित्यिक और सांस्कृतिक रीति रिवाजों से ताल्लुक रखती है। इनके आखिर में अकबर के शुभ वचनों का एक संग्रह भी है। अगला प्रश्न है, आईन के 3 खंडों में से पहले खंड का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया? इसका सही आंसर है ऑप्शन है, हेनरी ब्लॉकमैन। आईन की अहमियत की वजह से कई विद्वानों ने इसका अनुवाद किया। हेनरी ब्लॉकमैन ने इसे संपादित किया और कलकत्ता के एशियाटिक सोसाइटी ने अपनी बिब्लियोथिका श्रृंखला में इसे छापा। इस किताब का 3 खंडों में अंग्रेजी अनुवाद भी किया गया। पहले खंड का मानक अंग्रेजी अनुवाद ब्लॉकमैन का है, बाकी 2 खंडों के अनुवाद H.S. जैरेट ने किए।
अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए स्तंभ 1 को स्तंभ 2 से मिलान करें। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। अकबर का शासनकाल का 1556 से 1605 होगा। जहांगीर का शासनकाल का 1605 से 1627 होगा। शाहजहां के शासनकाल का 1628 से 1658 होगा और औरंगजेब के शासनकाल का 1658 से 1707 होगा। मुगल साम्राज्य के इतिहास के मुख्य पड़ाव। 1526 में दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत में हराकर बाबर पहला मुगल बादशाह बनता है। 1530 से 40 में हुमायूं के शासन का पहला चरण है और 1540 से 55 शेर शाह से हारकर हुमायूं सफावी दरबार में प्रवासी बनकर जाता है। 1555 से 56 हुमायूं खोए हुए राज्य को फिर से हासिल करता है। 1556 से 1605 अकबर का शासनकाल है। 1605 से 1627 जहांगीर का शासनकाल है। 1628 से 58 शाहजहां का शासनकाल है और 1658 से 1707 औरंगजेब का शासनकाल है। 1739 में नादिर शाह भारत पर आक्रमण करता है और दिल्ली को लूटता है। 1761 में अहमद शाह अब्दाली पानीपत के तीसरे युद्ध में मराठों को हराता है और 1765 में बंगाल के दीवानी अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंप दिए जाते हैं। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। चैप्टर 9 उपनिवेशवाद और देहात सरकारी अभिलेखों का अध्ययन से संबंधित प्रश्नों का डिस्कशन हम लोग इस सीरीज के नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। अगर आपको ये सीरीज पसंद आती है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।